को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यूपीएससी भी पूछना यही चाहता है, उसके लास्ट स्टेटमेंट कितने भी बड़े हों, उसके जो पैराग्राफ्स में जो स्टेटमेंट्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं, आंसर उसका भी 150 वर्ड और 200 वर्ड में ही देना होता है, लेकिन कथा कहानी बहुत ज़्यादा होती है। यही पीएससी और यूपीएससी में डिफरेंस है। पीएससी जो है आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बताता है कि मुझे क्या पूछना है, मुझे आपके बारे में क्या जानना है। यूपीएससी क्या होता है, टेढ़ा नहीं है। यूपीएससी भी है सीधा पर जलेबी की तरह, पूछना उसको एक ही पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमाता है ताकि आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं कि आंसर क्या करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये हमारा जो है वो ये यूपी पीएससी 2024 के क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस के जीएस पेपर 1 का। तो जैसा कि कमेंट में आया था कि यूपीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए 2024 की काफ़ी डिमांड हो रही थी, तो अभी हम जो है जीएस पेपर 1 यूपीपीएससी के सॉल्व कर रहे हैं। टोटली जो है वो फर्स्ट पेपर जो है इसमें आप देखेंगे ये टोटली मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और डायरेक्ट स्टैटिक पोर्शन है। इसमें करंट अफेयर्स जैसा कुछ नहीं है। यह यूपीएससी होता तो बोलता जो प्राचीन भारतीय इतिहास थे उससे जो साहित्यिक स्रोत सोर्सेज हैं वो हमें वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में क्या सिखाते हैं, स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो चुनौतियां हैं क्या वो आज आपको देखने को मिल रही हैं, नेपोलियन की जो क्रांति थी वो क्या आज समकालीन प्रेजेंट टाइम में जो है सॉल्यूशंस दे रही है, क्या सिखाती है। तो ये यूपीएससी के क्वेश्चन है और ये हमारे डायरेक्ट पीएससी के क्वेश्चन है। तो आते हैं आंसर सॉल्यूशन की तरफ। हमेशा की तरह सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन है देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। मतलब आपने साहित्यिक जो भारतीय इतिहास प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपने एक तरीके से वो स्टैटिक पोर्शन पढ़ा, लेकिन आपने जो भी सोर्सेज पढ़े उसके बारे में हमें यहाँ बताना है, मतलब अध्ययन बताना है। अब आप बुकिश नॉलेज तो एक एक 1 बाय 1 लाइन तो देंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक शॉर्ट में कितना आप चीज़ों को क्लियर बता सकते हैं। इंट्रो से स्टार्ट कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्रोत तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, प्राचीन भारत का इतिहास है तो उसके सोर्सेज हम अब साहित्यिक सोर्सों से ही प्राप्त कर सकते हैं। आज की तरह उसमें एआई तो था नहीं, कार्बन डेटिंग अगर आप करते भी हैं तो चीज़ें मिलनी चाहिए जिसमें टाइम, तो जो सोर्सेज हैं कि लोगों ने उस टाइम के लोगों ने, जैसे आज के ही जो राइटर्स हैं प्रेजेंट टाइम में, आप एडिटोरियल्स अगर आप फॉलो करते होंगे डेली, जो कि करना चाहिए, तो आप देखेंगे ठीक है उन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा होगा लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड होती है। तो वैसे ही हम उन सोर्सेज को भी जो है प्रूफ मानते हैं। 2 भागों में विभाजित किया जाता है साहित्यिक स्रोतों को, एक धार्मिक साहित्य, एक सांसारिक स्रोत। धार्मिक साहित्य क्यों? क्योंकि प्राचीन समय से ही हमारा जो इतिहास था वो धर्म पे डिपेंड था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से सभ्यता स्टार्ट हुई, लेकिन वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, यहाँ से जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजन हो गया। उस तरीके से रहन सहन, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, तो उस तरीके से अब क्योंकि पढ़ने का अधिकार बड़े लोगों को, मतलब उस टाइम पे उच्च लोगों को था, तो उन्होंने पढ़ाई की तो साहित्य लिखा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने धार्मिकता पे बल दिया। सांस्कारिक स्रोत मतलब कि क्या क्या बाकी चीज़ें चल रही थी। तो ये मैंने स्रोत बताए हैं। वैदिक स्रोत, धार्मिक साहित्य हो गया, देन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप चाहे तो हेडिंग बाय हेडिंग, 1 पॉइंट बाय पॉइंट भी कर सकते हैं इसको। धार्मिक साहित्य में आता है हमारा वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जो कि आप जानते हैं ये सॉलिड प्रूफ माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, जो कि उस टाइम की उनकी नियम कानून को बताता है। जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, मौर्यकालीन समाज के बारे में जो है ये बताता है, क्योंकि उस टाइम पे मौर्यकालीन समाज था। जैन साहित्य, आगम ग्रंथ, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन। पुराण साहित्य में विष्णु पुराण, वायु पुराण, जो कि 18 पुराण है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो। फिर आता है हमारा सांसारिक स्रोत साहित्य, ऐतिहासिक,
व राजनीतिक ग्रंथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। संस्कृत साहित्य, कालिदास के ग्रंथ रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, मेगस्थनीज के इंडिका, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और समकालीन भारत के बारे में बताते हैं। तो ये सोर्सेज थे, अगर आपको कुछ और भी पता हो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा आता है कंक्लूजन। साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का आधार स्तंभ है। यद्यपि इनमें अतिशयोक्ति एवं धार्मिक पक्षपात की संभावना होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को ही बड़ा बताएंगे, वो जिस चीज़ से बिलोंग करेंगे उसी को उच्च बताएंगे, है ना। तो ये थोड़ी सी पक्षपात की भावना हो सकती है, अतिशयोक्ति हो सकती है। फिर भी पुरातात्विक एवं अभिलेखीय स्रोतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इतिहास लेखन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। आपको पता है स्वतंत्रता शब्द का ही अर्थ होता है, मतलब हम किसी न किसी परिस्थिति से परेशान थे, इसलिए हमें उससे फ्रीडम चाहिए थी। तो अब नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हमने फ्रीडम प्राप्त किया, स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्रता के पहले जो परिस्थितियाँ थी मतलब वो दयनीय थी, ख़राब थी कहीं ना कहीं। तो अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो वो स्थिति ऐसा तो नहीं है कि स्वतंत्रता ही प्राप्त हुई, वैसे ही हमारी स्थिति भी सही हो गई। तो चुनौतियाँ बनकर वो उभरी, अब हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए था। तो यही क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता है कि भारत के समक्ष चुनौतियाँ जो थी उसको बताइए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत एक नवोदित राष्ट्र के रूप में, मतलब नए राष्ट्र के रूप में, अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों से घिरा हुआ था। औपनिवेशिक शोषण, विभाजन की त्रासदी और विकसित संस्थागत ढांचे ने चुनौतियों को जटिल बनाया। अब देख लेते हैं ये चुनौतियां हैं। आप चाहे तो हेडिंग बाई हेडिंग करेंगे और ऐसे अंडरलाइन कर देंगे तो इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया है वहाँ पे हाइलाइटर यूज़ नहीं होता है, आपको सिर्फ एक सिंगल ब्लू पेन यूज़ करना होता है, उसी से अंडरलाइन करिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है तो उसको भी अंडरलाइन करिए। ऐसे ही आपको जो है इंटरेस्टिंग बनाना होता है। चाहे आप डायग्राम बनाएं, फिगर बनाएं, मैप बनाएं, सब कुछ सिर्फ एक ब्लू पेन आपकी जो है पेन। तो चुनौतियाँ, राजनीतिक व प्रशासनिक, देशी रियासतों का एकीकरण, हैदराबाद, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, देखा ही होगा आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन क्यों बोला जाता है ना। संविधान का निर्माण करना, क्योंकि इतने सारे लोगों को लेकर चलना, किसी ऐसे नियमों को बनाना ताकि सभी उसका पालन कर सके, तो संविधान निर्माण। लोकतांत्रिक शासन, प्रशासनिक ढांचे का भारतीयकरण, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए लेकिन हमें जो ढांचा था, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमें भारतीय चाहिए था। विभाजन से उत्पन्न समस्या, विभाजन तो हुआ लेकिन उससे समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जैसे भारत और पाक का विभाजन हुआ, सांप्रदायिकता, हिंसा हुई, है ना, सांप्रदायिक हिंसा, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है करके। आर्थिक चुनौतियाँ, औद्योगिक पिछड़ापन, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियलिज्म ने जहाँ पे भी कॉलोनी अपनी बनाई उनको इकोनॉमिकली इतना तोड़ा है। भारत की तो मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है, सिर्फ हमारे पास जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन या हमारे पास जो भी था वो हमारा अनाज था, किसान था, उत्पादन था, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। हमारे कच्चे माल को जो है अपने कंट्री में ले जाना और उसका मॉडिफिकेशन करा के हमें ही 10 टाइम ज़्यादा हाई रेट में बेचना। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, लेकिन फिर भी हम क्योंकि और दूसरी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे तो निर्भरता जो है किसानी पर और बढ़ती जा रही थी। खाद्यान्न संकट, गरीबी, सीमित पूंजी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विरासत। सुरक्षा एवं विदेश नीति, कश्मीर समस्या, सीमाई विवाद, शीत युद्ध दौरान स्वतंत्र विदेश नीति, रक्षा ढांचे का सुदृढ़ीकरण। जातिगत चुनौतियाँ, जातिगत असमानता, छुआछूत, अशिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्पीड़न या शोषण। तो ये हमारी चुनौतियाँ हो गई। आई होप कि मैंने सब कुछ, मतलब ऐसा रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सोर्सेज दे सकूं ताकि वो पॉइंट, अगर क्वेश्चन जिस पॉइंट से रिलेटेड है वो जो आपका पॉइंट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि आपके पास एक नोट्स के तरीके से भी चीज़ें बन जाएँ।
आते हैं कंक्लूजन पे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सामने चुनौतियां बहुआयामी और गंभीर थी, किंतु संवैधानिक लोकतंत्र, पंचवर्षीय योजनाओं, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारत इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखी, जो कि आज हम बड़ी इकोनॉमी में आते हैं, है ना। जितने भी यूएन में जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, सब में भारत कहीं ना कहीं एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एक कॉलोनी बन के इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी। तो हमेशा की तरह 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट है तो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। थर्ड क्वेश्चन है, नेपोलियन क्रांति का पुत्र था। ऐसा नहीं कि क्रांति कोई माँ थी और उससे जन्म लिया था। एक स्टेटमेंट है कि मतलब नेपोलियन ने जो है वो फ्रांस में जैसे ही मतलब उसने अपनी शासन स्टार्ट की, कहीं ना कहीं उसने क्रांतियों को जन्म दिया। उसके आने से जैसे एक पर्सन होता है, वो क्या है, जैसे जैसे रूल्स चल रहे हैं बस वो फॉलो करता है और मर जाता है जीवन में। लेकिन कोई एक और पर्सन आता है जो भी नियम्स होते, रूल्स होते हैं, उनको तोड़ते हुए नए रूल्स को बनाता है ताकि लोगों को अच्छा किया जा सके। तो यह इसीलिए बोला जाता है कि नेपोलियन क्रांति का पुत्र था। अब ये डिस्कस कर लेते हैं। इतिहासकारों द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र कहा गया, क्योंकि उसका उदय, शक्ति और नीतियाँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी क्रांति की, जो कि 1789 में हुई थी, की देन थी। यद्यपि बाद में वह सम्राट बना, फिर भी उसकी सत्ता की जड़ें क्रांतिकारी परिवर्तनों में निहित थी। किस तरीके से उसने जो है वो क्रांतियों को जन्म दिया, इसकी स्पष्टता कर रहे हैं। क्रांति द्वारा प्रदत्त अवसर, उसने वंशानुगत विशेषाधिकारों को तोड़ते हुए, समाप्त करते हुए प्रतिभा के आधार पर पदोन्नति, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसमें क्षमताएं होंगी। प्रतिभा के आधार पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। क्रांतिकारी आदर्शों का संरक्षण, समानता, कानून के समक्ष समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, सामंती विशेषाधिकारों का अंत, चर्च की राजनीतिक शक्ति सीमित करना, आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना। जैसे हमारे यहाँ क्रांतियाँ हुई थी, तो मतलब नेपोलियन ने अकेले इतनी सारी चीज़ों को जो है वो मतलब उसका जन्म दिया, जन्मदाता माना जाता है। क्रांति की रक्षा और विस्तार, सैन्य विजय के माध्यम से राष्ट्रवाद, उदारवाद, संवैधानिकता को बल दिया। हालांकि उसने स्वयं को सम्राट घोषित किया, प्रेस स्वतंत्रता सीमित की। अब निरंकुशता तो आ ही जाएगी। अब किसी एक इंसान का जब बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है तो निरंकुशता उसमें आ ही जाती है। तानाशाही प्रवृत्तियाँ अपनाई। फिर कंक्लूजन, नेपोलियन को क्रांति का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका उदय क्रांति के गर्भ से हुआ और उसकी नीतियाँ क्रांति की उपलब्धियों को संस्थागत रूप प्रदान करती हैं। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सभी के लिए हेल्पफुल हो। यूपीएससी वाले ऐसा ना सोचें कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अरे अगर आपका स्टैटिक पोर्शन ही कंप्लीट नहीं है, जैसे कि हमने देखा था कि अगर राष्ट्रपति के जो भी अधिकार हैं, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन नहीं है तो आप करंट बेस्ड कितनी चीज़ें कर पाएंगे। तो पीएससी के क्वेश्चन हो या यूपीएससी को, आपको मतलब है प्रैक्टिस से। और सच बताऊँ, टेस्ट सीरीज़ भी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। इससे बेटर है ना कि हम PYQ सॉल्व करें, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझें, एग्ज़ाम के माइंडसेट को समझें, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, फॉर टुडे थैंक यू सो मच।